अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग बताएं, क्या हमारी आवाज़ साफ़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ और वीडियो दोनों साफ़ आ रहे हैं ना? माशाल्लाह। बस कुछ देर और इंतज़ार करेंगे। तमाम तरह हज़रात जैसे ही आ जाते हैं तो हम अपना टॉपिक शुरू कर लेते हैं। ठीक। हो सकता है बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही होगी, लिहाजा मेरे से एक 5 मिनट लेट हो जाए, लेकिन तमाम तरह हज़रात को आने दें। आवाज़ आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैं बोलूँगा तो ही इंशाल्लाह आवाज़ आएगी। बस कुछ देर और इंतज़ार करें ताकि तमाम उलमाए कराम जल्दी जल्दी आ जाएं। शेख इमरान साहब, पता चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। जी इंशाल्लाह ये वीडियो सेव रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। एडिट वगैरह करके डाल दिया जाएगा। माशाल्लाह 75 पीपल्स हो गए हैं। जैसे ही 150 अबाव हो जाते हैं उसके बाद में हम अपनी क्लास शुरू कर लेंगे, क्योंकि टाइम की भी बहुत ज़्यादा किल्लत है। जिस तरीके से आप तमाम तरह हज़रात जो कुछ भी क्लासेस वगैरह होते हैं और जो भी आप नोट किए हुए होते हैं, मेरी यही रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ में इन तमाम तर चीज़ों का उपयोग करते रहें, इस्तेमाल करते रहें। चाहे वो कोई घरेलू फार्मूला हो या उसके अलावा भी अपनी बताई हुई कुछ दवाई हो, या पेशेंट को देखने के बाद उन तमाम तर लोगों के साथ बातचीत करने का अंदाज़ हो। क्योंकि सबसे पहली बात तो देखिए, हर मकाम पर हर इंसान नहीं बैठ सकता, ये हमें और आपको सब लोगों को अच्छी तरह पता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी इंसान को वो मकाम उस वक्त तक उस वक्त तक वो मकाम अता नहीं करता जिस वक्त तक आप उसके काबिल नहीं हो जाते। तो लिहाजा कोशिश करना यही चाहिए कि जहाँ तक हो सके जिस चीज़ को हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, सीखे ही नहीं बल्कि उसमें मुकम्मल उतर जाएं। ठीक है, चलिए 92 अबाव हो चुके हैं।
अब अपनी क्लास को हम शुरू कर लेंगे। बाकी आहिस्ता आहिस्ता जो लोग आने वाले हैं वो आते रहेंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ काफी शरीफ ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे हज़रत। जिस तरीके से टॉपिक लिखा गया है आप तमाम तरह हज़रात को पता ही होगा कि आज जो हम बात करने वाले हैं थायराइड के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, आप तमाम हज़रात इस टॉपिक को भी नोट करके रखें, क्योंकि है तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़, लेकिन आपको पता होगा कि आज के दौर में सबसे ज़्यादा इसी के मरीज़ पाए जा रहे हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले जो है ना, अब चूँकि हमारे हार्मोन्स के ताल्लुक से बयान चल रहा है, हार्मोन्स कैसे लेवल में लाया जाए, कैसे इसको बैलेंस में किया जाए, और वात पित्त कफ ये जो त्रिदोष हैं इसको हम कैसे लेवल में लाएं, किस तरीके से हम इन त्रिदोष को कैसे मेंटेन करें, ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानकारी हो चुकी है। राइट, तो अब इसी से रिलेटेड हम जो नई नई चीज़ें हमारे पास आते रहेंगी वो तमाम के तमाम तर चीज़ों को हम और बेहतर तरीके से समझने की और सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक, 116 मेरी यही कोशिश है कि तमाम तर हज़रात जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे, तो उसके बाद में एक के बाद एक सारी चीज़ें ओपन। अच्छा ये बताएं, स्क्रीन आप लोगों को कैसे दिख रहा है? उल्टा दिख रहा है या सीधा दिख रहा है? जो लिखी हुई चीज़ें हैं कैसे दिख रही हैं आपको? सही दिख रहे हैं ना? चलिए ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है, वरना फिर बड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो टोटल 115 117। फास्ट 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 जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाएं। टाइम भी वैसे ही तकरीबन 8-10 मिनट लेट हो चुका है। अच्छा, साफ नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को जहाँ तक हो सके बेहतर दिखाने के लिए है। आप कोशिश कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, जो कह रहे हैं उसी पर नोट करने की कोशिश करेंगे आप, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, तो शुरू किया जाए या और 2 मिनट वेट करेंगे? 10 बजे का टाइम दिया गया था हज़रत, लेकिन आप तमाम हज़रत अच्छी तरीके से समझ लें कि हर रोज़ क्लास 9:30 से ही शुरू होगी, 9:30 से ही शुरू होगी, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और चूँकि मुझको भी कुछ इमरजेंसी है जिसको मैं अब 10 बजे टाइम नहीं दे सकता, तो लिहाजा 9:30 बजे ही टाइम सही रहेगा। 9:30 से लेकर के 10:10 तक या 10:20 तक, जैसे भी चलेगा हमारा आगे का टाइम उसी अंदाज पे रहेगा। और आप नहीं जान सकते कि ये जो टाइम मैं निकाला हूँ, हालांकि 10 बजे तक, 10 बजे के बाद का जो टाइम है मेरे लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आकर के अभी भी वेट करके बैठ रहे हैं, अभी भी वेट किए हुए बैठे हैं वहाँ पर। ऐसी बात नहीं कि मैं उन सारे लोगों को तकलीफ़ दे करके फिर आके यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ, मुझको भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से हमें 9:30 बजे ही क्लास करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई दूसरा टाइम नहीं रहेगा। इसी वक्त में अगर क्लास करेंगे तो सारे लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, 132 और मौलाना सत्ता साहब अगर हैं तो देखिए, क्या कहते हैं, बिजनेस कम्युनिटी ग्रुप में लिंक शायद नहीं पहुंची है, या पहुंची है, आप लोग देख लें। अच्छा ठीक है, नहीं थोड़ा सा मैं लिंक और शेयर कर रहा था इसलिए क्लास बंद हो गई थी। ठीक, पहले से अब जो लोग आए हैं वो अभी सुन लीजिए, जो नहीं आए वो बाद में चलेगा। आज हमारी जो सबसे अहम क्लास जो होने वाली है, एक ऐसे बीमारी के बारे में जो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच चुकी है, जो बहुत ज़्यादा लोगों के मतलब घरों को उजाड़ कर रखी है, और कहीं ना कहीं इसकी गलती
और इसका जो कारण है ना, ये हम खुद हैं। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। थायराइड के, क्योंकि थायराइड ग्लैंड इसलिए कह रहा हूँ, सिर्फ थायराइड ये कोई बीमारी नहीं है। अक्सर बशतर हम भी यही गलती करते हैं, जब कोई पेशेंट आता है, क्या आपको थायराइड है, हम पूछते हैं क्या आपको थायराइड है, समझ रहे हैं क्या आपको थायराइड। तो थायराइड एक एक चीज का नाम है, तो बीमारी का नाम नहीं है। बीमारी थायराइड में, यानी कि थायराइड ग्लैंड, जब ग्लैंड के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं तब जाकर के थायराइड बीमारी पैदा होती है। ठीक, तो आज हम जो जानेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में, उसके बाद उसमें सबसे पहले हम जानेंगे थायराइड की इस बीमारी के ताल्लुक से जो है, सबसे पहले हम जानेंगे कि थायराइड ये किस तरह की होती है, समझ रहे हैं। और थायराइड ये जो हार्मोन का इम्बैलेंस होना वो किस जगह पर होती है, उसका वजन कितना होता है, ये बीमारी किससे जुड़ी होती है, इन तमाम सिर्फ 4 टॉपिक के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही लंबा चौड़ा टॉपिक है, तमाम तरीके से हम मुकम्मल अगर जिक्र करते जाएंगे तो नहीं हो सकता, मुकम्मल एक ही दिन के अंदर नहीं होगा। आज हम ये 3-4 चीज़ों के बारे में जानेंगे, फिर कल इनसे बचने के तरीके के बारे में, परसों फिर इसका इलाज जान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि थायराइड किस तरह की होती है। तो थायराइड ये जो चीज़ है ना, मैं आपको बताऊं, अब यहाँ से मेन चीज़ शुरू है, थायराइड किस तरह से दिखती है और ये कहाँ होती है, कैसे होती है। देखिए, ये जो हमारा गले का जो हिस्सा है, समझ रहे हैं आप, इसको थोड़ा सा गौर करें, देखें, ये जो हमारा गला है, आपको दिख रहा है ना, ये जो हमारा गला होता है, ये हिस्सा, तो ये हमारे गले के इस मुकम्मल हिस्से को हम कहते हैं ट्राइकिया। क्या कहते हैं हम लोग? ट्राइकिया कहते हैं। अब इसको क्या अपने अपने अंदाज में जो जो लिखना है आपको लिख लीजिए, अंग्रेजी में इसको ट्राइकिया कहते हैं। तो इस ट्राइकिया पर चढ़ी हुई एक शय जो दिखने में बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह दिखती है। कैसे दिखती है? बटरफ्लाई की तरह। दिख रहे हैं ना आपको? ये जो चीज है ना, इसको हम इस तरीके से अगर हम देखेंगे, थोड़ा सा नीचे छुआ, समझ रहे हैं? हम जो देख रहे थे, ये दिखने में नहीं बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, ये समझ रहे हैं? इसको हम कहेंगे थायराइड ग्लैंड। समझ रहे हैं आप लोग? ये जो हमारी नली होती है खाना जाने वाली, समझ रहे हैं आप? इस पर ये तिल्ली की जैसे चढ़ी हुई है, इसको कहते हैं हम थायराइड ग्लैंड। ठीक, अब यहाँ पर कुछ समझाने के लिए मैंने जिस तरीके से लिखा है, इस पर भी आप लोग गौर करें। ये जो थायराइड ग्लैंड जो होते हैं हमारे, ये जो थायराइड ग्लैंड जो होते हैं ना, अब इसके ही अंदर अगर हम इसको बड़े शेप में अगर लें, आपको समझने में और आसानी होगी। ये दिखने में तो बिल्कुल तितली के तरीके से नाजुक शय है, लेकिन ये एक तरीके से समझ लीजिए कि हमारे पूरे बॉडी को यही चीज, आपके पूरे बॉडी को जो है ना, यही चीज कंट्रोल करती है। एज ए मैनेजर बॉडी के तमाम तर हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर काम पे रखने का काम, यानी कि कौन से हार्मोन्स को क्या काम दिलवाना है, आपके डाइजेशन सिस्टम को कैसे बनाना है, आपके इम्यून को कैसे स्ट्रांग करना है, आपके ब्रेन को कैसे स्ट्रांग करना है, आपकी याददाश्त को कैसे संभालना है, और आपके लीवर को किस तरीके से काम पे लगाना है, ये दिखने के लिए तो बिल्कुल है। अगर समझेंगे तो बहुत बड़ी बीमारी है, नहीं समझेंगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इग्नोर करेंगे तो ये आपको जानलेवा भी साबित हो सकती है। समझ रहे हैं? इसलिए अभी तमाम तरह चीजें जो बताई जा रही है ना, मेरे भाई, इसको समझने की कोशिश करें आप। मैं कोशिश यही करूंगा कि एक ही बात दिख रही है, मैं ऐसी चीजें आपको बताऊं कि देखिए, थायराइड हमको अगर कोई पेशेंट आता है तो सिर्फ 2 ही चीज देखना है, भाई तुमको थायराइड कौन सा है, T3 है, T4 है, TSH है। अब देखें, ये ठीक है, ये है, रिपोर्ट निकाल, रिपोर्ट देख लिए, दवाई दे दी, काम इतना ही आपका। लेकिन आप जब दवाई दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि थायराइड है क्या,
ये किस प्रकार का होता है, इसके अंदर ये मतलब कौन से हार्मोन्स होते हैं, फिर किस हार्मोन्स के चेंजिंग से क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, किस हार्मोन के चेंजिंग से कौन से प्रॉब्लम होते हैं, ये सारी चीजों की जानकारी आपको होगी, तब आपको बेहतर सजेस्ट कर सकते हैं। आपको पता है, आपने आपको सिर्फ ये मालूम हो कि थायराइड में क्या होता है भाई, T3 होता है, T4 होता है और TSH होता है, इसमें ये दवाई देना, इसमें ये दवाई देना, इसमें देना। अगर इतना ही मालूम है तो नॉर्मल तरीके से भी लेके बैठ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मुकम्मल चीजों को अगर जानेंगे आप, कौन सी चीज क्या होती है, कैसे होती है और इसको मतलब खत्म करने का तरीका क्या होता है, तब आपको बेहतर तरीके से कोई चीज मालूम। तो हमने देखा कि किस तरह होती है, ये बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह होती है। कैसे होती है, बटरफ्लाई की तरह। आपने यहाँ पर देखा ना, ये देखिए इसकी लेंथ किस तरीके से है, बिल्कुल तितली के माने दिखने वाली। ये किस चीज पर टिकी होती है, ये हमारे ट्रैकिया पे, यानी कि इस पर टिकी हुई है, दिखती भी नहीं। देखें आप, अब आपने अपने हाथों को यहाँ पे लगा के देखें, बिल्कुल एक हल्का सा गदूद जो दिखाई देता है आपको, हल्का सा, समझ रहे हैं, ये इसके आसपास हल्का सा गदूद जो दिखाई दे रहा होगा आपको, इसी को कहते हैं हम थायराइड ग्लैंड। हाथ लगा के देखें आप, हल्का सा गदूद दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर ये हड्डी दिखाई दे रही होगी, उसके बाद में हल्का हल्का गोश्त दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से चढ़ा हुआ है, फिर यहाँ से, फिर यहाँ कम है, यही गदूद का नाम है थायराइड, थायराइड ग्लैंड। ओके, अब इसको हमें समझना जरूरी है। अब यहाँ पर ये थायराइड तो है, हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ओके, अब इसको हम पहले समझे, सिर्फ ये हमारा है थायराइड ग्लैंड। अब इसके बाद में जो हमें चीज सबसे अच्छी चीज देखनी है, अभी इसके अंदर बहुत एक बड़ा टॉपिक है कि उसके अंदर एक एक चीजें कैसे कैसे हार्मोन्स बनती हैं, क्या नहीं, वो मैं अभी एक के बाद आप लोगों को सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। इसको हम पहले कर लेते हैं साइड में, और इसको हम हटा लेते हैं और आते हैं हम यहाँ पर। ये किस पर होती है, हमने देखा ट्रैकर पर होती है। और इसका वजन कितना होता है, इसका वजन कितना होता है आपको पता है? इसका जो वजन होता है ना, ये थायराइड ग्लैंड का जो वजन होता है, इसका जो वजन होता है, ये उम्र के एतबार से बच्चों के, लेकिन मिनिमम बता दूं मैं आपको, ये 20 ग्राम से लेकर के 40 ग्राम तक इसका वेट होता है। कितना होता है? 20 ग्राम से 40 ग्राम तक। अगर सेंटीमीटर के एतबार से अगर आप देखा जाए तो इसके लंबाई में 5 सेंटीमीटर होता है, और चौड़ाई में जो है ना, सॉरी लंबाई में 3 सेंटीमीटर होता है। ओके, ठीक है, 3 सेंटीमीटर होता है और चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर होता है। ये मतलब फिक्स नहीं है, बच्चों के हाइट के एतबार से, उम्र के एतबार से, वजन के एतबार से अलग अलग होता है, लेकिन मिनिमम टू मैक्सिमम बता रहे हैं। 20 ग्राम से 40 ग्राम तक पकड़ लीजिए, 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर या कम कुछ हो सकता है। ठीक है, ये इनके वजन के इसके ताल्लुक से हमने जब देख लिया, हमें मालूम हुआ, तो ये जो बीमारी जो जुड़ी होती है ना, अब यहाँ पर ये चीज हमें आप सबसे अहम सीखने वाली चीज आगे देखिए। अब इसमें हमारे पास 2 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, टोटली वैसे तो 3 होते हैं, लेकिन खास करके जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो 2 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। उन 2 हार्मोन्स में, समझ रहे हैं, 2 हार्मोन्स में एक होता है, एक हार्मोन्स का नाम है एंग्रेजिम, जिसको हम कहते हैं थायरोक्सिन। क्या कहते हैं? थायरोक्सिन, जिसको हम T4 भी कहते हैं। मैंने अब लिखा है, देखिए, जिसको हम कहते हैं थायरोक्सिन, जिसको T4 भी, थायरोक्सिन जिसको हम T4 भी कहते हैं, और दूसरा है थायरोनिम, इसको हम T3 भी कहते हैं, और तीसरा जो है ना, ये क्लैटोनियम, ये अलग है, इसको हम इसको थोड़ा सा रखें, हम बाद में इसका जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम जो थायरोक्सिन के बारे में जानेंगे, और दूसरी चीज जो हम इसको जानेंगे T3, हाँ ठीक है, थायरोक्सिन के बारे में हमें जानना है, और थायरोनिन के बारे में जानना है, जिसको हम T3 और T4 कहते हैं। अब ये T3 और T4, ये दो जो हार्मोन्स होते हैं, अब ये दोनों हार्मोन्स आपको एक तीसरी जगह लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊं अभी।
T3 और T4 ये जो दो हार्मोन्स होते हैं ना, ठीक है, बाद में ठीक। T3 और T4 ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं, अब ये हार्मोन्स की कुछ सीमाएं होती हैं। क्राइटेरिया को रखें हम बाद में, कुछ सीमाएं होती हैं। अगर ये अपनी सीमाओं से बढ़ जाते हैं, यानी कि जो उनकी हदें हैं, अगर वो अपनी हदों से बढ़ जाते हैं, तो हार्मोन्स यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं, अगर ये अपने हार्मोन्स तब्दील करके अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में ये हार्मोन्स बनाने लगते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में हार्मोन्स इनके घटने लगते हैं, ये दो चीज़ें हैं। अब इन दोनों चीज़ों में से हमें कौन सा समझ में आएगा कि थायराइड कौन सा है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक तो होता है हाइपोथायराइड और दूसरा होता है हाइपरथायराइड। एक होता है हाइपोथायराइड और दूसरा होता है हाइपरथायराइड। अब यहाँ पर दोनों के लक्षण क्या क्या होते हैं, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। जब हमारे थायराइड ग्लैंड जब अपने निर्धारित यानी कि असली जो उसके हार्मोन्स होते हैं, जब ये काफ़ी मात्रा में हार्मोन्स बढ़ाते हैं, जब ये हार्मोन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाना शुरू करते हैं, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाना शुरू करते हैं, तो उसके बाद में जो चीज़ होती है, मतलब बहुत ज़्यादा बनाते हैं, उसको हम कहते हैं हाइपरथायराइड। क्या कहते हैं? हाइपरथायराइड। और जो बहुत जब हार्मोन्स कम बनाने लगते हैं, उसको कहते हैं हाइपोथायराइड। कम में जो आता है हाइपोथायराइड, जब अपने असल मकदार से ज़्यादा बनाते हैं, उसको हम कहते हैं हाइपरथायराइड। तो अब एक एक के बारे में हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि हाइपोथायराइड कैसा होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसकी दवाई। फिर उसके बाद में हाइपरथायराइड क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब सबसे पहले जब किसी इंसान को हाइपरथायराइड होता है, हाइपोथायराइड के बारे में जानेंगे, ठीक है। हाइपोथायराइड के बारे में जब हम जानने की कोशिश करेंगे, हाइपोथायराइड कब होता है? जब हमारे थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन्स को कम बनाते हैं, तो उसको कहते हैं हाइपोथायराइड, ठीक है। अब ये हाइपोथायराइड के लक्षण क्या होते हैं? जैसे किसी इंसान को हाइपोथायराइड होता है, तो सबसे पहले उस इंसान को जो लक्षण आते हैं, उसकी बॉडी मुकम्मल तौर से स्वेलिंग होना शुरू होती है, बॉडी उसकी सूजना शुरू हो जाती है, यानी कि चेहरे पे सूजन आना शुरू होती है, और पानी की यानी कि उसके अंदर खून की कमी आना शुरू होती है। अगर महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, तो उनको माहवारी में कमी बेशी आना शुरू होती है। बहुत सारे लोगों को कभी इनसे बहुत ज़्यादा आती है, या फिर बिल्कुल नहीं आती, या फिर कमी बेशी होना शुरू होती है। हमेशा इंसान चिड़चिड़ापन का शिकार होता है, समझ रहे हैं? चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है, सोचने की जो सलाहियत होती है वो बिल्कुल इंसान की कम होना शुरू होती है, और हमेशा इंसान मुद्दा यानी कि जो खाए तो सोना, खाने के बाद सिर्फ सोना, ये से शिकायत पैदा होना शुरू होती है। तो जब सबसे अहम जो इसका लक्षण है कि इस बंदे को हाइपोथायराइड है, तो इसका मतलब ये है कि उस इंसान को आहिस्ता आहिस्ता उस इंसान की बॉडी मतलब सूझना शुरू हो जाती है, क्योंकि पेशाब की भी रवानगी साफ नहीं होती, जिसकी वजह से आंखों के नीचे भी सूखापन, चेहरे में मोटापन, ये सारी चीज़ें अगर सही तरीके से इसके अगर गोली थायरोक्सिन जो आती है मार्केट में, अगर वो इस्तेमाल करें, या फिर अपनी बनाई हुई थायराइड केयर कैप्सूल और गोली का इस्तेमाल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता लेवल में आना शुरू हो जाएगी, समझ रहे हैं? अब दूसरी जो चीज़ होती है हाइपो के अलावा, अपने हाइपोथायराइड समझा, ये हमारे हार्मोन्स को नीचे यानी कि हार्मोन्स लेवल जब नहीं बनाती, तो उस वक्त में जो बीमारी होती है उसको हम थायराइड, उस थायराइड को हम कहते हैं हाइपोथायराइड। और हाइपोथायराइड के अंदर इंसान के अंदर स्वेलिंग पैदा होना शुरू होती है। आपके पास जब पेशेंट आते हैं तो ये सब नहीं बोलते, सिर्फ इतना बोलते हैं कि मुझे मोटा होने वाला थायराइड हुआ है, यानी कि सूजने वाला थायराइड हुआ है। कुछ लोग आके कहते हैं कि मुझे सूखने वाला थायराइड हुआ है, समझ रहे हैं?
यानी कि कुछ भी खाएं सूखते जाते हैं। इसमें हाइपो में क्या होता है, हाइपोथायराइड में जब आप खाना वगैरह खाते हैं तो खाना बिल्कुल खाया नहीं जाता, यानी क्या मतलब खाने में थोड़ा सा दिल नहीं चाहता या मुंह को मजा नहीं लगता। और अक्सर बेशतर हाइपोथायराइड में ये चीज होती है कि जब इंसान खाना खाने की कोशिश करता है तो खाना वक्ती तौर पे तो लेता है, भूख तो लगती है, ऐसा सोचता है कि मैं खाना खाऊंगा, लेकिन खाने का जब शुरू करता है टेस्ट भले से कुछ हो लेकिन खाते वक्त में अलग अलग टेस्ट हमेशा उसको दिखाई देता है। तो ये एक हाइपोथायराइड में प्रॉब्लम होता है। दूसरा जो होता है हाइपरथायराइड, ये हाइपरथायराइड जो होता है ना, अब इसको हम कैसे समझेंगे। हाइपरथायराइड जो होता है मतलब ये है कि हमारे जो हार्मोन्स जो होते हैं नियमित तौर पर ये अपने हार्मोन्स से मतलब जिसकी उसकी क्वांटिटी होती है, जितने उसकी स्टेबिलिटी होती है उससे ज़्यादा हार्मोन्स जब बनाना शुरू करता है तो उसको कहते हैं हाइपरथायराइड। ये हाइपरथायराइड यानी कि दोनों हार्मोन्स T3 भी और T4 भी, ये दोनों हार्मोन्स जब काफी मात्रा में बनना शुरू होते हैं हमारे बॉडी के अंदर तो उसको हम कहते हैं हाइपरथायराइड। जब किसी को हाइपरथायराइड होता है तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज होती है ना, सबसे पहले जो चीज होती है इंसान गलना शुरू होता है। वो चाहे जितना खाना खा ले, चाहे जितने अच्छे मिकदार में खाना खाए, आहिस्ता आहिस्ता वो कमजोर ही होना शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता कमजोर ही होना शुरू होता है। ठीक है, लिखें चलिए इसको हम करते हैं। ठीक है, अब उर्दू में भी बाद लोगों की डिमांड डायरी लिख लें। हमारा जो मुकम्मल बयान है थायराइड ग्लैंड के बारे में, कौन सा बयान चला हमारा, थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड जो ग्लैंड होता है इसके दो हार्मोन्स होते हैं, एक का नाम है ये भी उर्दू में लिखता हूँ, एक का नाम है एक का नाम है थायरोक्सिन जिसको हम T3 कहते हैं, और दूसरे का नाम है थायरोडोजोनिन, इसको हम कहते हैं सॉरी इसको थायरोक्सिन को हम कहते हैं T4 और यहाँ पे कहते हैं T3। ठीक है, ये आसानी के साथ आप लोगों को समझने के लिए और ये जो हार्मोन्स जो बिगड़ते हैं इसकी एक अहम वजह वो भी उर्दू में कहता हूँ, आयोडीन का कम इस्तेमाल का आयोडीन का कम इस्तेमाल, यानी कि आयोडीन के इस्तेमाल की वजह से कमोबेश इस्तेमाल की वजह से होता है। इसके अंदर जो होता है ना 4 टाइप्स के आयोडीन होते हैं, इसमें 3 टाइप्स के आयोडीन होते हैं। ये वो तफसीली बयान है, मैं आपको बहुत सी बता रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए उसको T4 और T3 का नाम दिया जाता है। तो यही दोनों हार्मोन्स जब तब्दील होते हैं तब जाकर के अगर बहुत ही काफी मात्रा में अगर बढ़ जाते हैं तो इसको भी हम उर्दू में लिख लेते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में पूरा निकाल ही देते हैं। अब ये जब बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ते हैं चलिए सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कीजिए आप। थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन और तो हमने यहाँ पर क्या कहा, दो चीजें होती हैं जब बहुत ज्यादा बढ़ता है।
एक होता है हाइपोथायराइड और ठीक है इजीली। एक होता है हाइपोथायराइड, एक होता है हाइपरथायराइड। अब इसके बारे में तो मुकम्मल मैंने बता दिया। हाइपोथायराइड कौन सा होता है? जो हमारे हार्मोन्स को कम बनाता है, यानी कि जब हमारे हार्मोन्स को कम बनाने की कोशिश करता है, कम बनते हैं, तब जाकर के हाइपोथायराइड होता है। जब हद से ज़्यादा बढ़ते हैं तो हाइपरथायराइड होता है। जब किसी को हाइपरथायराइड, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको जब बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि अगर हाइपरथायराइड, जिसको हाइपरथायराइड होता है, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जिनको हाइपो होता है। समझ ना? हाइपरथायराइड क्यों ज़्यादा नहीं होता पता है आपको? क्योंकि अगर समझ लीजिए कि कोई इंसान बहुत ही काफ़ी मात्रा के अंदर मिक्स चीज़ें अगर खाता है, बहुत ही काफ़ी मात्रा के अंदर मिक्स चीज़ें अगर खाता है, तब जाकर के हाइपर होती है। और बहुत कम लोगों को आप देख, मतलब बहुत कम लोग, अगर 100 पेशेंट आपके पास आते हैं तो 100 थायराइड के पेशेंट अगर आपके पास हों, समझ रहे हैं, 100 अगर थायराइड के पेशेंट आपके, मुश्किल से 4% या 4 या 5 लोग ऐसे होंगे जिनको जो ये कहेंगे कि हमको हाइपरथायराइड है। बाकी सब जितने भी होते हैं वो क्या कहेंगे? हमको हाइपोथायराइड है। समझ रहे हैं? हाइपोथायराइड के मरीज सबसे ज़्यादा हैं और इनके भी कारण मैं आपको बताता हूँ क्यों ये थायराइड ज़्यादा होते हैं। आपने पहले ये समझ लिया हाइपोथायराइड के बारे में, हाइपरथायराइड के बारे में। तो अब इसके बारे में हम सिर्फ इतना जानेंगे आज के सेशन में कि हाइपो और हाइपर ये थायराइड आखिर होते क्यों हैं, हमारी किन गलतियों की वजह से ये थायराइड होते हैं। उसके बाद में इंशाल्लाह कल के सेशन के अंदर हम मुकम्मल तौर से इसकी बीमारी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। और जब इसके बीमारी के इलाज के बारे में जब जानने की कोशिश करेंगे तो उसी के साथ साथ में कुछ घरेलू उपाय भी मैं आपको बताऊँगा। कुछ ऐसी चीज़ें जिसको खाने से ये थायराइड और बढ़ता है, उनकी चीज़ें, उनके बारे में भी हम जानकारी मुकम्मल तौर से लेंगे। और जो मुकम्मल तौर से कुछ जब हो चुका है तो उस वक्त हमें किन किन चीज़ों से परहेज करना है, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। ठीक है? अब ये 2 चीज़ें हमें याद रखना ज़रूरी है कि 2 हार्मोन्स इसके काफ़ी मात्रा में होते हैं। अब एक चीज़ हमने देखा कि हाइपोथायराइड के बारे में सुना। अब हाइपरथायराइड अगर किसी को होता है तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं? सबसे पहली चीज़ जो मैंने बताई, जब भी इंसान, सबसे पहली बात तो इंसान को भूख ज़्यादा लगती है। ठीक? और जब इंसान खाना खाता है तो खाना खाने के बाद होता ये है कि डाइजेशन उसका मुकम्मल तौर से बिगड़ जाता है। डाइजेशन, कुव्वत हाज़मा मुकम्मल तौर से ख़राब हो जाता है। यानी कि ऊपर से खाना खाया, थोड़ी देर के बाद बिल्कुल वॉश, मतलब ऐसा लगेगा कि आधे घंटे के 1 घंटे के बाद जो है मुझको बाथरूम आया, फिर जाएंगे, फिर मोशन हो जाएगा, फिर आने के बाद फिर खाने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो भी है, बस ये समझ लीजिए कि हम एक सेब इंसान क्यों खाता है? ताकि उसको एनर्जी मिले। लेकिन जब सेब खाएगा, खाने के लिए तो मन चाहेगा, बंदा खा लेगा, खाने के बाद एनर्जी कुछ भी नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं? क्योंकि हमारे हार्मोन्स इतना बिगड़ जाते हैं, इतना इम्बैलेंस हो जाते हैं, ये दोनों जो तितलियां हैं ना, तितली की वजह से इतना इम्बैलेंस होता है कि सेब खाने के बाद, यानी कि हमने कोई भी अच्छी चीज़ खा ली, सेब ही नहीं, कोई भी अच्छी चीज़, मिसाल के तौर पर हमने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए खजूरें खाई, खोपरा खाया या फिर काजू बादाम वगैरह खाया, हम तो खा रहे हैं। ठीक है? अब खाने के बाद जब वो पेट में जाते हैं तो हमारे बॉडी को ये पता ही नहीं चल रहा है कि इसको हार्मोन्स को से प्रोवाइड करें। ये इसी कंफ्यूजन के बिना पर जो है ना डाइजेशन खराब हो जाता है और फिर बातों में सारी चीज़ें खारिज हो जाती हैं। तो इसको अगर बनाए रखना है तो सबसे पहले हमें ये बात जानना ज़रूरी है कि आखिर ये होते क्यों हैं, ये बीमारियां दोनों होती क्यों हैं। ठीक है? अब इस टॉपिक की तरफ हम आते हैं। इस टॉपिक की तरफ आते हैं कि आखिर ये बीमारियां होती क्यों हैं। तो होने के वजूहात में सबसे पहली चीज़ ये, हार्मोन्स जो हमारे इम्बैलेंस होते हैं, कोई भी, ये थायराइड ही नहीं बल्कि दूसरे भी जो भी हार्मोन्स, हर हमारे बॉडी का हर पार्ट्स कई हार्मोन्स बनाता है। जैसे कि हमारा लीवर है, ये भी कुछ हार्मोन्स बनाता है। हमारा पेनक्रियाज है, वो भी कुछ हार्मोन्स बनाता है। हमारी तिल्ली है जिसको हम स्प्लीन कहते हैं, वो भी कुछ हार्मोन्स बनाती है। हमारे किडनियाँ हैं, वो भी कुछ हार्मोन्स बनाती हैं। ये सारी चीज़ें अलग अलग हार्मोन्स बनाती है। लेकिन स्पेशली ये जो मैनेजर साहब जो बैठे हुए हैं, ये जो हार्मोन्स बनाते हैं, इनके बनाए हुए हार्मोन्स बिगड़ते क्यों हैं? अगर हमारी बॉडी गलत दिशा में क्यों जा रही है? पहले हम लोग हज़ारों में किसी एक को सुनते थे कि हाँ भाई फलां को थायराइड जैसी कोई बीमारी हुई। लेकिन आज का मसला ये है, आपको बताऊं मैं, अगर किसी के घर में 5 लोगों की फैमिली है तो हर 5 में एक इंसान थायराइड का मरीज है। समझ रहे हैं? हर 5 में एक इंसान थायराइड का मरीज है ही है।
अगर शुगर की जहाँ तक बात आती है, पहले का जो आंकड़ा था हर 6 में एक माना जाता था, लेकिन आज के दौर में हर 5 में एक आदमी शुगर का पाया जा रहा है। समझ रहे हैं आप? और जहाँ तक हार्ट की बीमारी है, हर 6 में एक आदमी हार्ट का पाया जा रहा है। तो ये बीमारियां बढ़ रही हैं, उसकी वजह क्या है? इसलिए कहते हैं ना, लोग सब मालूम है कि बीमारियां क्यों हो रही हैं, सबको मालूम है बीमारियां क्यों हो रही है, इसके बावजूद भी ये इतने गालियां नहीं देना चाहिए। ये कौम ऐसी है कि मालूम है इन चीज़ों से हमें बीमारी हो रही है, फिर भी हम लोग वही काम करते आ रहे हैं। और फिर दिक्कतें क्या होती है? हकीम साहब, फला डॉक्टर साहब, फिर साहिबों के पास जाके चक्कर काटते हैं, हमारे घर में कोई दुरुस्त नहीं रह पा रहा है, बार बार हमारे पास बीमारियां घेर रही हैं, हम लोग फला चीज़ से परेशान हैं, हम लोग फला चीज़ से परेशान हैं, दुनिया भर की चीज़ें बोल बोल करके सारे लोगों को तंग करके रखें। लेकिन हमें, अच्छा मैं चीज़ बताऊंगा, ठीक है, मैं चीज़ बताने के बाद भी जो है ना 100% मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ आप लोग भी करोगे ही करोगे। ये बुराइयाँ जिस वजह से बीमारियाँ होती है मैं बताऊंगा ना, वो चीज़ें आप 100% करोगे, ये बात की गारंटी मुझे है। लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले हार्मोन्स जो तब्दील होते हैं, एक ही कारण जिसको हम कहते हैं रॉन्ग फूड का इस्तेमाल करना। इसको क्या कहते हैं? रॉन्ग फूड। रॉन्ग फूड मतलब इसको उर्दू में जो कहेंगे हम, भले से ये कहना, गलत चीजों का इस्तेमाल। अब ये गलत चीजें, भले ये उर्दू में लफ्ज सही है या नहीं पता नहीं, गलत चीजें यानी कि मैं जो कह रहा हूँ आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें। रॉन्ग फूड हम किसको कहेंगे? रॉन्ग फूड किसको कहते हैं? जिसके खाने से हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, वो रॉन्ग फूड है। रॉन्ग फूड में क्या क्या चीजें हैं? अब ये चीजें, अब हमारी जो ग़िज़ाएँ हैं ना, पहले उन तमाम तरह ग़िज़ाओं को एक तरफ लिख के रखें, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा रॉन्ग फूड किसको कहते हैं, ठीक है। हमारे ग़िज़ा क्या क्या है, अब एक तरफ से हम लेते हैं। सबसे पहले हम जो चीज़ देखेंगे, अच्छा उर्दू में लिखूं या फिर इंग्लिश में लिखूं, बताएं आप। कमेंट फास्ट, या दोनों भी लिखो। कमेंट बॉक्स, चलिए जब तक मैं दोनों में लिखता हूँ उसके बाद में जो आप कहेंगे उस पर लिखा जाएगा। हमारी जो सबसे पहली ग़िज़ा समझिए दूध है, ठीक है, ये मुकम्मल ग़िज़ा है हमारी। और दूसरी चीज़ अगर देखें, मीट यानी कि गोश्त, ओके। तीसरी चीज वेज, तरकारियां, ठीक है। और चौथी चीज, अब शॉर्ट में हम लिख रहे हैं BF यानी कि बेकरी फूड। बेकरी फूड या बेकरी फूड यानी कि बेकरियों का, बेकरी के अंदर मिलने वाले मैदे की तमाम तरह चीजें समझ के चलीजिए, ठीक है। ये अलग अलग चीजें हैं, समझ रहे हैं, अलग अलग चीजें हैं। अब रॉन्ग फूड किसको कहते हैं मालूम है? जिसे हमारा जो असल खाने का है जो तरीका, इसमें से एक चीज एक वक्त में जो आपने खा ली है, तो दूसरी चीज सेम अगर आपको खाना है तो कम से कम 45 कितना होते हैं, 90 मिनट्स, कितने, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा कम से कम। मैंने आप कम से कम मिनिमम 1.5 घंटे का फर्क। वैसे तो 6 घंटे तक खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम कितना फर्क बता रहे हैं? 1.5 घंटे का तो मिनिमम फर्क होना ही होना है। अब इसमें रॉन्ग फूड मतलब अगर आप दूध इस्तेमाल करते हैं, तो जिस वक्त आपने दूध इस्तेमाल किया, हम लोग क्या, हमारी सबसे गंदी आदत पता है क्या है? उसमें मैं आप सब लोग शामिल हैं। जब हम खाने के लिए बैठते हैं, दबा के बिरयानी ऐंठ लिए, जाके फिर खाना वाना खाने के बाद अब सबसे पहले हमारे
हमारे अपने साथियों में से हमने जब साथ में मिलकर खाना खाया, तो हमारी गलती बता रहा हूँ, हम लोग खाना खाने बैठते हैं तो जैसे ही खाना खाते हैं, खाना खाते ही उसी टेबल के ऊपर चाय का ऑर्डर देते हैं, ऊपर से चाय पी है। अब यहाँ पर चाय एक खुद एक अलग ग़िज़ा है, तो गोश्त या फिर खाना कोई भी समझ लीजिए, इसके साथ में हमने चाय पिया या इसके साथ में हमने दूध वाली चाय पिया, दूध हो या फिर कोई भी हो, मतलब डिकाशन के बारे में बता रहा हूँ मैं, दूध वाली, या फिर इसके साथ में हमने चाय पिया, तो ये दो फूड एक साथ जमा हो गए, इसको हम रॉक फूड कहते हैं। 100% यहाँ से हमारे क्या होंगे, हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे। हार्मोन्स इम्बैलेंस जब हो जाएंगे तो हो सकता है आपको आपके जो थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स है वो ज़्यादा बनाना शुरू करें या कम बनाना शुरू करें, कुछ भी हो, हार्मोन्स आपके इम्बैलेंस हो सकते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है आपके थायराइड होने का। समझ रहे हैं आप समझ रहे। उसके बाद में दूसरी चीज, आपके घर में जबरदस्त तरीके से गोश्त बना हुआ है, ठीक है। अब गोश्त जिस वक्त आप खा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास आंध्र प्रदेश वगैरह में क्या मसला होता है, गोश्त वगैरह आप खा लेते हैं, गोश्त बिरयानी वगैरह के अंदर जो है ना, अक्सर बेशतर दावतों में है सब, अक्सर बेशतर क्या 99.99% दावतों के अंदर ये मसला होता है। और हर मतलब बड़े बड़े होटल्स वगैरह के अंदर मामला होते हैं, जब बिरयानी खाने के लिए हम बैठते हैं तो साथ में क्या मंगाते हैं, भाई कचुम्बर है क्या, कहते हैं ना आप लोग, कचुम्बर चाहिए आपको, दही चाहिए आपको। जब कचुम्बर और दही लाके आपके सामने रखा जाए तो आप क्या करते हैं, इसके साथ में मिला के खाते हैं बिरयानी के साथ में। ऑलरेडी बिरयानी जो हम खा रहे हैं वो मुकम्मल ग़िज़ा है, उसके अंदर आप क्या ऐड कर रहे हैं, दही ऐड कर रहे हैं जो कि रॉक फूड है। वो जब आपके दरमियान में जब जाएगी तो जाहिर सी बात है वो हार्मोन्स को बैक वक्त तो नहीं कर सकते, लेकिन आहिस्ता 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 आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस जरूर करेंगे, ठीक है। इस बात का भी थोड़ा सा ख्याल रखें। फिर तरकारियां, जब तरकारियां जहां पर बात आती है तो एक चीज अक्सर हमारे घरों में देखा जाए, हम लोग कीमा कैसे बनाते हैं, जब हम कीमा बनाते हैं तो कट 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 कर कीमा बना करके सिर्फ कीमा नहीं खाते, बल्कि हमारी क्या आदत है, हम कीमे के अंदर खास करके हमारे दक्कन के इलाके में माशाल्लाह इनको तीन अलग तरीके से गोश्त चाहिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं पता है, खीमा है तो आज खीमा पकेगा पालक में, कल खीमा पकेगा मेथी में, परसों पकेगा फला में, तरसों का भिंडी में, कभी किस में कभी किस में। जब भी इस्तेमाल करते हैं किसी ना किसी चीज़ के अंदर बना, लेकिन ये ज़्यादा नुकसानदेह नहीं। तरकारी के अंदर गोश्त बना के खाना या गोश्त के अंदर तरकारी इतना ज़्यादा नहीं, क्यों, क्योंकि ज़्यादातर पकाया जाता है, इसको वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, हम ये भी नहीं कह सकते कि 100% नुकसान नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये चीज़ नुकसानदेह है। लेकिन इससे ज़्यादा नुकसानदेह क्या चीज़ है, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ इसको आप समझिए। अब ये गोश्त में एक चीज़ हमने यहाँ बोला है जिसको हम कहते हैं फिश। समझ रहे हैं आपको, ये जो चीज़ है ना मछली, अब ये मछली आपने खाई, अगर मछली आप खाते हैं तरकारी के साथ या तरकारी खाते हैं मछली के साथ, तो 100% आपको वही नुकसान होगा जो नुकसान मछली और दूध खाने में होता है। मछली और दूध के बारे में तो सारे लोगों को यही कहना है कि भाई अगर मछली खा के दूध पीते हो या दूध पी के मछली खाते हो तो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे। एक चीज़ ज़्यादा मशहूर है, क्या मशहूर है कि अगर मछली के साथ में आपने दूध खाया या दूध के साथ में मछली खाया, मछली खा के दूध पिया या चाय पिया, तो आपको इसके जो स्किन कैंसर होता है ना, जिसको हम कहते हैं कोढ़ की बीमारी नहीं, हाँ जिसको शायद कोढ़ फुटना ही कहते हैं, जिसको कोढ़ की बीमारी होती है, जिसको बर्स कहते हैं, बर्स की बीमारी होती है, ये सब लोगों को पता है, मशहूर है ये बीमारी। क्या हाँ ऐसे मतलब ये बीमारी हो सकती है, भाई मेरे ये बीमारी हो सकती नहीं, 100% होगी ही, क्योंकि हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे। ज़रूरी नहीं कि आपको बर्स की ही बीमारी हो, आपको थायराइड भी हो सकता है। अगर अपनी फैमिली में किसी को खिला रहे तो उनको वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। चाहे मछली आप चिकन के साथ इस्तेमाल करें, चाहे मछली आप दूसरे बड़े के गोश्त के साथ इस्तेमाल करें, तो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे। तो मछली एक अलग ग़िज़ा है, अलग मतलब जिस तरीके से दूध एक अलग ग़िज़ा है, गोश्त एक अलग ग़िज़ा है, तरकारी एक अलग ग़िज़ा है, बेकरी के फूड एक अलग चीज़ें हैं, ये तो ऐसे ही नुकसानदेह हैं ही। तो इसी तरीके से मछली एक अलग फूड है। जब आप किसी महफिल में जब मछली खाते हो उसके साथ में रोटी वगैरह चावल जो खाना है खा लीजिए, साथ में आप दूसरे गोश्त को मत इस्तेमाल कीजिए। समझ रहे हैं, दूसरे गोश्त को अगर इस्तेमाल कीजिए, जैसे बड़े का गोश्त आपने खाया दूसरा 10 नंबर, या फिर आपने बकरा खाया या फिर आपने चिकन खाया, उसके साथ में 2 4 5 बोटी वगैरह खाएंगे तो 100% आपके हार्मोन्स में बिगाड़ पैदा होगा। तो इसको कहते हैं हम मतलब रॉन्ग फूड इसको कहते हैं, ठीक है। अब ये बेकरी के जो आइटम के बारे में फौरन मैंने कट मार दिया, उसकी वजह यह है कि बेकरी के आइटम सबसे पहले आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मुकम्मल तौर से ख़राब कर देता है। सबसे पहले बात यह है कि हमारे जो दूसरी चीज़ें जो ऐसे खाते हैं हम, तो पेट में हमारे जाने के बाद सबसे ज़्यादा पिघलने वाली चीज़ कौन सी होती है, बहुत फास्ट पिघलने वाली चीज़,
जल्दी डाइजेशन होने वाली चीज़ वो होती है फ्रूट, और सबसे लेट अगर कोई चीज़ पिघलती है तो वो है मैदे की चीज़ें। तो लिहाजा कम से कम इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। बहुत ही मजबूरी आई, कहीं गए कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, उसी वक्त वहीं पर बेकरी है लिए खाए तो ठीक है, वरना फिर शौक से खाने की कोशिश ना करें। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, दूध से जो चीज़ हमारे पास जो बनती है उसको थोड़ा सा और करें आप, ठीक है। दूध से एक चीज़ हमारे पास जो बनती है, घी, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर घी का इस्तेमाल किसके साथ नहीं करना चाहिए, वो भी चीज़ है। अगर हमारे पास किसी चीज़ में आप घी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर से डाल के, दवाई बनाने के वास्ते नहीं, जब आप दवाई बनाएंगे तो कंपलसरी घी और शहद मिला चलेगा। अगर हम घी इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब आप खाने में घी इस्तेमाल करते हैं, जिस वक्त जो खाने में घी इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपको कोई ऐसी दवा दी गई है जिसको ये कहा गया है कि भाई आप दूध के साथ इस्तेमाल करें, ठीक है। अब अगर दूध के साथ इस्तेमाल करने में कोई चीज़ कही गई है तो दूध और घी एक साथ इस्तेमाल, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी दी गई है आपको, या आपने किसी चीज़ को ऐसे दिया है जो शहद डाल के इस्तेमाल करने वाली चीज़ है, मिसाल के तौर पर आपने कहा कि तरबीना खाइए, हस्ब ज़ायक़ा आप शहद मिला के इस्तेमाल कीजिए। आपने कहा किसी को सिरिंटी दिया और कहिए कि हस्ब ज़ायक़ा इसमें शहद डालिए, तो शहद डाल के बंदा खा लिया, और उसी वक्त 1-2 घंटे के बाद में वो उबाला हुआ गर्म चावल खा रहा है जिसके अंदर घी डाल के खा रहा है, तो ये भी रॉन्ग फूड है, समझ रहे हैं। ये भी रॉन्ग फूड है। अगर इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये रॉन्ग फूड एक ऐसा रॉन्ग फूड बन जाएगा ये सिर्फ आपके हार्मोन्स को ही नहीं बदलेगा, बल्कि आपको भी बदल के रख सकता है। आप जिंदे हैं, आपको मुर्दा भी बना सकता है। कभी कभी 2 घंटे से कम का अगर फासला होगा इसमें ना, तो ये पॉइजन बन जाता है बॉडी में जाकर के। इस बात को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। कभी भी घी और शहद ये एक साथ इस्तेमाल ना करें, ये भी आपके बॉडी के हार्मोन्स को बहुत तेजी से, सबसे फास्ट अगर कोई तब्दील करता है तो इसी के साथ शहद और घी एक दूसरे के हार्मोन्स को बहुत जल्दी बिगाड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने जिस तरीके से समझ लिया कि हर ये कौन कौन से रॉन्ग फूड होते हैं और किसको किसके साथ मिला के नहीं खाना चाहिए। बेकरी के आइटम तना खा लीजिए, वक्त पे कम नुकसान हो, ज़्यादा नुकसान तो होगा। तरकारियाँ जहाँ तक हो सके अपने एतबार से बना करके बेहतर से बेहतर खाइए। जब तरकारियाँ खाएँ तो रोटी में कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना बेहतर इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा है। गोश्त जब आप बना के खाते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि गोश्त में सिर्फ गोश्त ही गोश्त रहे, इसके अंदर कोई पुदीना अपने एतबार से नॉर्मल जो डालना है डाल सकते हैं। लेकिन अगर एक प्लेट में जब खाने के लिए गोश्त खाने के लिए बैठे हो, पहले वक्ती तौर पर फुल आपने खा लिया, उसके बाद में थोड़ा सा क्या कि ज़रा भिंडी लाओ खाएंगे साथ में, या फिर कहा चलो पालक लाओ साथ में खाएंगे, इस तरीके से ना करें, हार्मोन्स आपके तब्दील हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हमने देखा दूध, अगर नाश्ते में बहुत सारे लोग होते हैं कि दूध के साथ ही पूरा खाना खा लेते हैं, तो दूध के साथ ही जब पूरा खाना खा लिया तो उसी पर इक्तफा कीजिए। ऐसा ना हो कि आधी रोटी आपने दूध के साथ चबा के खा लिया, बाद में कहा कि चावल लाओ, फिर सारा मिला के खा लिए, ये बेहतर नहीं होगा। ठीक, अभी अगर नॉर्मल तरीके से इसको आप ऑब्जर्वेशन में अगर करना है हकीकत बारे में, तो एक ही प्लेट के अंदर जो है ना, थोड़ी देर तक दूध और गोश्त मिला कर रखिए, पका हुआ दूध और पका हुआ गोश्त दोनों मिला करके, फिर 1 घंटे के बाद उसकी क्या आराम होते हैं देखिए, फिर हमारे पेट में जाने के बाद भी वही होगा। समझ रहे हैं। फिलहाल ये तमाम तर चीज़ें आज हमने क्या क्या देखा, ये अच्छी तरीके से आप समझ लें। हमने आज देखा कि थायराइड ग्लैंड क्या होते हैं, कहाँ पर होता है, उसका वजन कितना होता है, ये बीमारी किससे जुड़ी होती है, फिर हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। हार्मोन्स में 2 चीज़ें हमने जाना है, T3 T4, इन दोनों से मिलकर के जो TSH होता है, जो STH होता है, इसके बारे में अभी आज हमने नहीं जाना, इसके बारे में हम कल मुकम्मल जानेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कल का सेशन रहेगा, उसके बारे में जानते हैं। फिर T3 T4 जब ये हार्मोन्स तब्दील होते हैं तो उसमें कौन कौन से थायराइड पाए जाते हैं, एक हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, दोनों के बारे में हमने जाना। फिर उसके एहतियाती तदाबीर के बारे में जाना इंशाअल्लाह। तो फिर हार्मोन्स इम्बैलेंस की चीज़ों से होता है, इसके बारे में आज हमने जाना। तो ये सारी चीज़ें अपने माइंड में, दिलो दिमाग में सेव रखें, कापी में सेव रखें। सिर्फ वीडियो सेव रहेगी इसके भरोसे पे ना रहें, आप भी अपने आप से कोशिश करके इसमें लिखने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। कल इसके अगला सबक जो भी होगा वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी, और ख़ास करके इसकी जो दवाइयाँ हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, वो भी दवाई किस बीमारी के लिए कौन सी देना है मैं आपको बताऊंगा। अपने पास जो अवेलेबल है किस बीमारी के लिए कौन सी दवाई दी जाए उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं तो सारे आप ग्रुप वगैरह में डालें, कोई ना कोई आपको इसके मुताबिक ज़रूर जवाब देगा।